हाँ तो मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल V1 कोचिंग सेंटर में। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामाजिक विज्ञान के इतिहास वाले पोर्शन से, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर से आप लोगों को टॉपिक वाइज जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उन सभी टॉपिकों पे डिस्कस करने वाले हैं, वो भी सिंपल वे में, ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमेशा आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, विचारों से क्रांति तक एक युग परिवर्तन की कहानी। इसमें विचारों से क्रांति तक एक युग परिवर्तन की कहानी है, जिसे आप लोगों को जानना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। आप लोगों की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा अध्याय 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहला टॉपिक है इसमें फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। क्रांति से पहले फ्रांस में निरंकुश राजशाही व्यवस्था थी, यानी कि जब क्रांति नहीं हुई थी तो उस समय राजा का शासन चलता था। समाज अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था, यानी कि अलग अलग जातियों में बटा हुआ था। क्रांति के बाद राजशाही की सत्ता को चुनौती मिली। नागरिकों के अधिकार पर जोर दिया गया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार फैले। लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित हुई। एक समान कानून और प्रशासन की दिशा में कदम उठाए गए। ये था आप लोगों का पहला टॉपिक। बस ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा या सुन लीजिएगा, समझ लेंगे, उसके बाद आप लोगों को पेपर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए, अगला टॉपिक है फ्रांस में राष्ट्रवाद का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए, फ्रांसीसी नेताओं ने यूरोप के कई क्षेत्रों में प्रवेश किया। विशेष रूप से नेपोलियन बोनापार्ट के समय फ्रांस का विस्तार बहुत ज्यादा हुआ। नेपोलियन ने जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया वहां कुछ आधुनिक सुधार भी लागू किए। नेपोलियन की संहिता 1804 ईस्वी में लागू की गई। इसे नेपोलियन सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है या सिविल कोड भी कहा जाता है। इसमें मुख्य बात क्या थी जो कि आप लोगों को जानना है। देखिए, कानून के सामने समानता, जन्म के आधार पर विशेषाधिकारियों में कमी, संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा, सामंती व्यवस्था को समाप्त करने में मदद, प्रशासन को अधिक व्यवस्था या व्यवस्थित किया गया। उसके बाद देखिए, लेकिन दूसरी ओर नेपोलियन का शासन अधिनायक और साम्राज्यवादी भी था, इसलिए उनके नियंत्रण वाले क्षेत्र में धीरे धीरे विदेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना बढ़ने लगी। आगे देखते हैं। तीसरा टॉपिक है यूरोप में अभिजात वर्ग और नया मध्यम वर्ग। देखिए, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप में समाज मुख्यतः 3 बड़े भागों में देखा जा सकता है। पहला है अभिजात वर्ग, दूसरा किसान वर्ग और तीसरा नया मध्यम वर्ग। अब हम लोग पहले देखेंगे अभिजात वर्ग। देखिए, बड़े जमींदार और कुलीन उसके पास राजनीतिक और सामाजिक विशेषाधिकारी थे। यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में उनका रहन सहन और संस्कृति काफी समान थी। किसान में देखिए, जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किसान का था। उस समय जब जो जनसंख्या थी उस टाइम पे किसानों की जनसंख्या सबसे अधिक थी। कई स्थानों पर किसान सामंती बोझ से परेशान थे। नया मध्यम वर्ग में देखिए, औद्योगिकरण और व्यापार के विकास से व्यापारी, उद्योगपति, पेशेवर लोग, शिक्षित वर्ग का प्रभाव पड़ने लगा। यही नया शिक्षित मध्यम वर्ग राष्ट्रवाद और उदारवाद के विचारों का यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, प्रमुख समर्थक बना।
आप लोग देख लीजिएगा, प्रमुख समर्थक बना है। ठीक है, आगे दे चलते हैं। हाँ, अब देखिए उदारवाद क्या था। उदारवाद क्या था, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। देखिए, उदारवाद उदारवाद का अर्थ व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के सामने समानता पर जोर देना है। देखिए, इसमें आप लोगों को प्रमुख बातें याद रखना है। उदारवादियों की प्रमुख मांगें: व्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के सामने समानता, प्रतिनिधि सरकार, संविधान, निजी संपत्ति की सुरक्षा, आर्थिक गतिविधियों की स्वतंत्रता। आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करना पड़ेगा। हाँ, अब सही है। हम्म, हाँ ठीक है। देखिए, ध्यान से आप लोग देखते रहिए। उस समय उदारवाद का अर्थ आज की तरह सभी लोगों को समान राजनीतिक अधिकार देना नहीं था। महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों को मतदान का अधिकार का अवसर नहीं दिया जाता था। उस समय क्या था कि उस समय जो गरीब लोग थे उनको मतदान देने का अधिकार वो लोग नहीं देते थे। उस समय कितना दिक्कत हो रहा होगा इन लोगों को, समझ लीजिए। अगला देखते हैं पेज। अगला पेज है आर्थिक राष्ट्रवाद। देखिए, यूरोप में व्यापार के रास्ते में अनेक बाधाएं थी। जर्मन क्षेत्र में कई छोटे छोटे राज्य थे और अलग अलग राज्यों की अलग मुद्रा, अलग कर व्यवस्था, अलग नियम थे। इससे व्यापार कठिन था। ये लोग उस टाइम पे अलग अलग मुद्रा, अलग अलग व्यापार, अलग अलग नियम चलाते थे। इसलिए उस टाइम पे व्यापार करना बहुत ही मुश्किल था। इसने जर्मन के राजनीतिक एकीकरण की भावना को भी मजबूत किया। देखिए, जालबेराइन, यहाँ पे है जालबेराइन। 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर जालबेराइन बनाया गया। इसका उद्देश्य था विभिन्न राज्यों के बीच व्यापारिक बाधाएं हटाना, शुल्क कम करना, आर्थिक एकीकरण बढ़ाना, एक साझा बाजार बनाना। आगे देखते हैं रूढ़िवादी। रूढ़िवादी रूढ़िवादी लोग पुरानी परंपराओं और राजशाही की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। वे राजशाही, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक संस्थाओं को महत्व देते थे। लेकिन 1815 के बाद कई रूढ़िवादियों ने यह समझा कि पूरी तरह से पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने कुछ आधुनिक बदलावों को स्वीकार किया, लेकिन क्रांतिकारी बदलावों पर विरोध किया। आगे देखिए, वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में बना। नेपोलियन की हार के बाद यूरोप की पुरानी व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के लिए 1815 में वियना कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके प्रमुख नेता थे क्लेमेंस वान मैटरनिक। वियना कांग्रेस के उद्देश्य: पुराने राजवंशों को पुनः स्थापित करना, फ्रांस की शक्ति को नियंत्रित करना, यूरोप में शक्ति संतुलन बनाना, राष्ट्रवादी और उदारवादी आंदोलन को दबाना। वियना व्यवस्था का उद्देश्य यूरोप में रूढ़िवादी व्यवस्था को मजबूत करना था, यानी पुरानी व्यवस्थाओं को मजबूत करना था, इसका ये उद्देश्य था। आगे देखिए, क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी। वियना कांग्रेस के बाद राष्ट्रवादी विचारों को दबाया गया। कई राष्ट्रवादी गुप्त संगठनों के माध्यम से सक्रिय हुए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम था ज्यूसेppe मैज़िनी का। मैज़िनी इटली के राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने इटली एकीकरण का सपना देखा। यंग इटली नामक संगठन बनाया। युवाओं को राष्ट्रवादी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा रुक जाइए, देख लेते हैं। हाँ, युवाओं को राष्ट्रवादी आंदोलन से जोड़ा इन्होंने।
और दिया है चौथा में, लोकतांत्रिक गणराज्य की कल्पना का समर्थन भी किया। ज्यूसेppe मैत्सिनी ने इन 4 मुद्दों पे काम किया। आगे देखिए, आगे है 1830 की क्रांति। 1830 की क्रांति। 1823 में फ्रांस में एक और क्रांति हुई। इसके परिणाम स्वरूप बोर्बो राजवंश को हटाया गया, संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था स्थापित हुई या संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। इस क्रांति का प्रभाव यूरोप के अन्य हिस्सों पर भी पड़ा। यूनान की स्वतंत्रता। यूनान लंबे समय से ऑटोवन साम्राज्य के अधीन था। यूनानियों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। यूरोप के शिक्षित वर्ग और कलाकारों ने यूरोप के स्वतंत्र संघर्ष का समर्थन किया। 1832 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता मिली। यह यूरोप में राष्ट्रवादी भावना की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या कहलाता है। यूनान की स्वतंत्रता ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को बल दिया। आगे देखिए, आगे है 1848 की क्रांति। 1848 में यूरोप के कई हिस्सों में क्रांति हुई। इन क्रांतिकारों के मुख्य भूमिका थी मध्यम वर्ग, शिक्षित वर्ग, उदारवादियों और राष्ट्रवादियों। इनकी मांगें जो थीं वो संविधान, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक अधिकार। आप देखिए, फ्रैंकफर्ट संसद। 1848 ईस्वी में जर्मन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व ने फ्रैंकफर्ट की सेंट पॉल चर्च में संसद बुलाई गई। इसका उद्देश्य था एक संयुक्त जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान तैयार करना। संसद ने जर्मन सम्राट का पद प्रसाग के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को देने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इससे उदारवादियों, राष्ट्रवादियों का प्रयास असफल रहा। प्रसाग के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। आगे देखिए, अगला टॉपिक है महिलाओं की भूमिका। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1848 की क्रांतियों में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने राजनीतिक संगठनों में भाग लिया, सभाएं की यानी मीटिंग बुलाई अपनी, समाचार पत्रों के माध्यम से काम किया, राजनीतिक अधिकारों की मांग की, लेकिन उन्हें संसद में मतदान और प्रतिनिधित्व जैसे राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय का उदारवादी आंदोलन महिलाओं के लिए पूरी तरह से अधिकार वाला नहीं था, पूरी तरह से समान अधिकार वाला नहीं था। आप लोग समझ सकते हैं उस टाइम पे कैसी व्यवस्था रही होगी। अगला टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। 1848 ईस्वी की कोशिश असफल होने के बाद जर्मनी का एकीकरण प्रसाग के नेतृत्व में हुआ। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ऑटो वन बिस्मार्क का था। बिस्मार्क प्रसाग का प्रमुख नेता था। उसे आयरन चांसलर भी कहा जाता है। जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने प्रयोग किया सेना, कूटनीति और युद्ध का। अंततः 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया। आगे देखिए, 3 प्रमुख युद्ध। प्रसा ने क्रमशः डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध 1864 ईस्वी में किया, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध 1866 ईस्वी में किया, फ्रांस के विरुद्ध युद्ध 1870 से 1871 ईस्वी में किया। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या पता 1 नंबर में आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिल जाए। आगे चलिए, अब देखेंगे हम लोग इटली का एकीकरण। देखिए, इटली भी अनेक राज्यों में बटा हुआ था। इटली के एकीकरण में 4 प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा। ज्यूसेppe मैत्सिनी का, काउंट कैमूर, ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुएल द्वितीय का।
1870 तक इटली का एकीकरण पूरा हो गया। अब हम लोग देखेंगे ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। देखिए, ब्रिटेन का राष्ट्र निर्माण जर्मनी और इटली से अलग था। यहाँ एकीकरण मुख्यतः लंबी राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से हुआ। इंग्लैंड का प्रभाव बढ़ा और धीरे धीरे स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड पर उसका राजनीतिक नियंत्रण मजबूत हुआ। ब्रिटिश राष्ट्रवाद में महत्वपूर्ण प्रतीक: ब्रिटिश झंडा, राष्ट्रगान, अंग्रेजी भाषा और ब्रिटिश संस्थाएं। 1707 का एक्ट ऑफ यूनिट। 1707 के एक्ट ऑफ यूनिट से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का राजनीतिक संघ बना और ग्रेट ब्रिटेन अस्तित्व में आया। बाद में आयरलैंड को भी यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अगला टॉपिक है राष्ट्र की प्रतीकात्मक पहचान। राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए राष्ट्रों को अक्सर महिला रूपक के रूप में प्रस्तुत किया गया। फ्रांस मैरियन। फ्रांस की राष्ट्रीय पहचान को मैरियन के रूप में दिखाया गया। उसके प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा, स्वतंत्रता और गणराज्य के प्रतीक। जर्मनी जर्मेनिया। जर्मन की राष्ट्र रूपक महिला को जर्मेनिया कहा गया। उसके हाथों में तलवार, अशोक के पत्तों का मुकुट जैसे प्रतीक दिखाए जाते हैं। इन चित्रों का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के प्रति भावना पैदा करना था। आगे देखिए, अगला टॉपिक है बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन यूरोप का एक ऐसा क्षेत्र था जहां अनेक जातियां और धार्मिक समुदाय रहते थे। इन क्षेत्रों के बड़े हिस्से पर ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण था। जैसे जैसे ऑटोमन साम्राज्य कमजोर हुआ, विभिन्न जातीय समूह ने स्वतंत्रता की मांग की। सर्ब, बुल्गार, यूनानी आदि समुदायों में राष्ट्रवाद बढ़ा। अलग अलग राष्ट्रों की मांगों के कारण संघर्ष बढ़ा। अगला टॉपिक है बाल्कन में संघर्ष। बाल्कन में राष्ट्रवादी संघर्ष के कई कारण थे। ऑटोमन साम्राज्य का कमजोर होना, विभिन्न जातीय समूह की स्वतंत्रता की इच्छा, यूरोपीय शक्तियों की प्रतिस्पर्धा, रूस, ऑस्ट्रिया हंगरी और अन्य शक्तियों के हित में। बाल्कन की स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि यह आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण कारणों में से एक बनी। आगे देखते हैं, आप लोगों के बोर्ड पेपर की दृष्टि से देख लीजिए महत्वपूर्ण घटनाएं। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई। 1804 ईस्वी में नेपोलियन की सिविल संहिता हुई। 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस। 1830 ईस्वी में फ्रांस की जुलाई क्रांति। 1832 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्र राज्य की मान्यता। 1834 ईस्वी में जालबेराइन। 1848 ईस्वी में यूरोप में क्रांतियां और फ्रैंकफर्ट संसद। 1871 में जर्मन का यानी कि जर्मनी का एकीकरण और 1870 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूर्ण हो गया। तो ये था आप लोगों का चैप्टर जिसे आप लोगों को पढ़ना था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।